गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हम लोग ने सेट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करी थी। आप लोगों को जो बुक लिस्ट दी गई है उसमें एक तो एनसीईआरटी की बुक है और दूसरी एग्जाम्पलर है। तो आज हम लोग सेट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्पलर्स के करेंगे और एग्जाम्पलर के ही कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में विद आंसर दे रखे हैं जो आप लोग को करने हैं। तो नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. First problem is, if two finite set have m and n element, the total number of the subset of first set is 56 more than the total number of subset of the second set. Find the value of m and n. In this question, there are two sets and number of the element in first set is number of the element in first set is m and number of the element in second set. Number of the element in second set is n. Now when the set A has m element, then number of the element in power set. Power set में A के पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे they will be 2 to the power m and number of the element in power set of B will be 2 to the power n. Now it is given in the question that total number of the subset of first set is 56 more than total number of subset of the second set, means number of the element in power set of A is more than number of the element in power set of B by 56. यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 56 है. 2 to the power n minus 2 to the power n is equal to 56. Now you have to find the value of m and n. अब यहाँ पे m और n की वैल्यू जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड से लेंगे. अब अगर m की वैल्यू हम 5 ले लें तो 2 to the power 5 will be 32, यानी 5 नहीं हो सकती है. नेक्स्ट अगर हम ले m की वैल्यू 6 तो 2 to the power 6 will be 64. तो 64 में क्या माइनस कर दे कि 56 आ जाए, तो when we subtract 8 from the 64 then we get a 56. यानी by hit and trial method the value of m should be 6 and the value of n should be 3, क्योंकि 2 to the power 6 minus 2 to the power 3 that is 64 minus 8 is 56. तो यहाँ m और n की वैल्यू जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है हमारे पास और दो अननोन है. तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड द वैल्यू ऑफ m will be 6 and the value of n will be 3. Now come to the second question, that is a property of the set. We have to prove that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. स्टूडेंट लास्ट टर्म पे भी मैंने बताया था कि जब हमको एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल प्रूफ करना होगा तो वी विल प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हेन A is a subset of B and B is a subset of A, then we can say that set A is equal to set B. तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, जिससे दोनों सेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे. तो सबसेट प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का कोई एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट राइट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है. तो दैट विल प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ left hand side will present in right hand side, therefore left hand side will be a subset of right hand side. So first let x belongs to A intersection
B union C. This is equation number 1. So when X belongs to this intersection means X belongs to A and X belongs to B union C. So X belongs to A and X belongs to B union C का मतलब क्या हुआ? X belongs to B और X belongs to C, क्योंकि अगर यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो X विल बी आइदर एलिमेंट ऑफ B और एलिमेंट ऑफ C. अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव अगर प्रॉपर्टी लगाएं, यानी हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, और दूसरा टर्म क्या आएगा? X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. तो इस ब्रैकेट को ओपन करके या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इसको लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C. तो जब X A को बिलोंग कर रहा है और B को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? X जो है वो इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, या X जब A को बिलोंग कर रहा है और C को बिलोंग कर रहा है तो X जो है वो इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा. अब X बिलोंग्स टू दिस और दिस, यानी हम ये कह सकते हैं कि X इनके यूनियन को बिलोंग करेगा क्योंकि बीच में और आ रहा है. तो दिस विल इंप्लाई दैट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 में X जो है वो इसका एलिमेंट है और फिर हमने ये प्रूव कर दिया X बिलोंग्स टू दिस, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड. मीन्स A इंटरसेक्शन B यूनियन C is a subset of A intersection B union A intersection C. This is equation number 3. अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है. इसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है. इसके लिए हम राइट हैंड साइड का कोई एलिमेंट लेंगे और उससे ये प्रूफ करेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड को भी बिलोंग कर रहा है. तो लेट Y is a element of A intersection B union A intersection C. तो इसका मतलब हुआ Y belongs to A intersection B और Y belongs to A intersection C. अब Y इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, यानी Y A को भी बिलोंग करेगा और Y जो है वो B को भी बिलोंग करेगा, या Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू C. अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर हम Y बिलोंग्स टू A यहां पे कॉमन ले लें, तो जब Y बिलोंग्स टू A अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C. तो ये आ जाएगा Y बिलोंग्स टू A और ये ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C. तो जब Y B को बिलोंग कर रहा है या C को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब Y जो है इनके यूनियन को बिलोंग करेगा. तो Y बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B यूनियन C. अब Y A को बिलोंग कर रहा है और B यूनियन C को भी बिलोंग कर रहा है, तो बीच में एंड आने का मतलब क्या हो गया कि Y इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है. मीन्स Y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C. दैट इज इक्वेशन नंबर 4. तो इससे हम अब ये कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है
क्योंकि हमने ये y जो है वो एलिमेंट लिया था राइट हैंड साइड का और y अब बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को। इसका मतलब राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B यूनियन A intersection C is a subset of A intersection B union C. This is equation number 5. तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर 5 में ये प्रूफ किया कि राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। So when left hand side is a subset of right hand side and right hand side is a subset of left hand side, therefore we can say that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Now student, next question is, out of 100 student 50 student pass in English, 12 student pass in mathematics, 8 in science and 6 in English and mathematics, 7 in maths and science, 4 in English and science and 4 in all the 3. Then find how many passed in English and maths but not in science, in maths and science but not in English, in maths only and in more than 2 subject only. Now student, in this problem it is given that there are 100 student in a class. Out of 100 student 15 student pass in there are 100 student in a class. Out of 100 student 15 student pass in English, 12 student passed in mathematics and 8 student passed in science. There are 6 students who passed in English and maths. There are 7 students who passed in maths and science, and there are 4 students who passed in science and English, and there are 4 students who passed in all the 3 subjects English, maths and science. तो ये 4 पार्ट हैं जो हमको फाइंड करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंग्लिश और मैथ्स के बीच का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हैं। इसी तरीके से ये पार्ट वो उसको रिप्रेजेंट करेगा जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास हैं, और ये पार्ट उस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा जो इंग्लिश और साइंस दोनों में पास है। अब फर्स्ट पार्ट में हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। तो वेन डायग्राम अगर इसका हम बनाएं फर्स्ट पार्ट में हमको ये फाइंड करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में तो पास हैं बट दे आर नॉट पास इन साइंस। तो ये जैसे इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स और ये साइंस। अब हमें फर्स्ट पार्ट में वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में पास हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले सिर्फ ये स्टूडेंट है। ये वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में पास हैं। तो ये नंबर फाइंड करने के लिए हमको इंग्लिश और मैथ्स के इंटरसेक्शन में से वो पार्ट माइनस करना पड़ेगा जो तीनों में, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से जो छोटा रीजन है हमारा, ये वो रीजन है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों के सब्जेक्ट के स्टूडेंट पास हैं। और हमको ये फाइंड करना है वो स्टूडेंट विच आर पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स एंड नॉट इन साइंस। यानी हम E और M के इंटरसेक्शन में से वो पार्ट घटा दें जो S के साथ आ रहा है। यानी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्टूडेंट
who passed in English and maths minus number of the student who passed in English, maths and science all the subject. तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, द स्टूडेंट हु आर पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज 6, तो 6 माइनस एंड कॉमन द स्टूडेंट हु आर पास इन ऑल द सब्जेक्ट इज 4, तो 6 माइनस 4 विल बी 2. तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स में पास हैं. सेकेंड पार्ट क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, यानी हमें वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो मैथ्स और साइंस में तो पास हैं लेकिन इंग्लिश में वो पास नहीं है. तो वेन डायग्राम अगर इसका हम दोबारा बनाएं तो ये तो सेट हो गया हमारा इंग्लिश का, ये साइंस का, और ये मैथ्स का, और ये साइंस का. अब हमें वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो मैथ्स और साइंस में तो पास हैं लेकिन इंग्लिश में पास नहीं है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट एम एंड एस. यानी हम अगर एम और एस का इंटरसेक्शन देखें और उसमें से वो रीजन हटा दें जो इंग्लिश में भी आ रहा है, यानी हमें इतने पार्ट के एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो इतने पार्ट के एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एम और एस के इंटरसेक्शन में से वो पार्ट हटा देंगे जो तीनों में कॉमन है. तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट इन मैथ्स एंड साइंस माइनस नंबर ऑफ द स्टूडेंट who pass in all the 3 subject. इसको माइनस करें तो ये मैथ्स और साइंस में पास होने वाले स्टूडेंट 7 हैं और 4 स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 3. अब थर्ड पार्ट में हमें वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं विच आर पास इन मैथ्स, मतलब वो सिर्फ मैथ्स में पास है, यानी साइंस में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल हैं. तो थर्ड पार्ट के लिए अगर वेन डायग्राम हम बनाएं, दिस इज द वेन डायग्राम. इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस. अब थर्ड पार्ट में हमको वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं विच आर पास इन मैथ्स ओनली, यानी सिर्फ मैथ्स में पास हो, यानी हमको ये एलिमेंट फाइंड करने हैं. वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं विच आर पास्ड इन मैथ्स ओनली.